हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज देखेंगे कि सेल साइकिल या सेल डिवीज़न क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सेल डिवीज़न क्या होता है। तो सेल डिवीज़न मीन्स सेल मीन्स हुआ सेल और डिवीज़न मीन्स हुआ सेल का बंटना, डिवाइड होना। एक सेल से दो सेल में बंटना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। अब एक सेल से दो सेल बनेगी तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है, जो भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं, वो भी तो पहले से दो गुना बनेगा, तभी वो दोनों सेल पे बराबर बराबर बटेगा। मान लीजिए एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन गई तो उनके अंदर के जितने भी ऑर्गेनल थे, जितना मटेरियल था, सब दोनों सेल में बराबर बराबर जाने चाहिए ना। तो वो क्या होगा, सेल डिवीजन में ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे। सेल में जो डिवाइड होना है उसके पहले जितने उसमें मटेरियल है वो सब क्या होंगे, सब रेप्लिकेट होंगे, सब दो गुने होंगे और फिर बाद में वो सेल डिवाइड हो जाएगी, एक सेल से दो सेल बन जाएगी और दोनों सेल में वो सारे मटेरियल जो है बराबर बराबर भागों में बांट दिए जाएंगे। अब मतलब उसके बाद ये जो डिवीज़न होता है, ये तो हो गई सेल डिवीज़न की बात। अब ये जो डिवीज़न होता है ये साइकिल फॉर्म में होता है। साइकिल फॉर्म में मीन्स एक सेल से दो सेल बनी, दो सेल से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, ऐसे मतलब साइक्लिक फॉर्म में है। एक बार हुआ, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर दो से ऐसे करके, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। तो साइक्लिक फॉर्म में जो ये प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न का साइक्लिक फॉर्म जो होता है उसी को कहते हैं सेल साइकिल। क्लियर हुआ। सेल डिवीजन क्या हुआ, एक सेल से दो सेल का बनना क्या हुआ और सेल के अंदर जितने मटेरियल है उनका दो गुना होना, ये क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन कहलाएगा। और ये सेल डिवीजन रिपीटेडली होता रहता है और इसी को कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को दो भागों में बांटा गया है, दो फेज से मिलकर बनी होती है सेल साइकिल। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। तो इंटरफेज को पहले साइंटिस्ट ने माना था कि इसको वो रेस्टिंग फेज कहते थे और एम फेज को डिवीज़न फेज कहते थे। इसको रेस्टिंग फेज इसलिए माना जाता था कि पहले जब बहुत टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी तो देखा इंटरफेज में होता क्या है एक्चुअली, कि ये जो डिवीज़न होना है इसके लिए ये प्रिपरेटरी फेज, इसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है कि सेल को डिवाइड होना है, उनको क्या क्या चीज़ें आगे लगेंगी, वो इसमें सिंथेसिस होती है। प्रिपरेटरी फेज में इनमें जो चीज़ें लगने वाली हैं, रिक्वायर हैं जो चीज़ें, उनकी सिंथेसिस इनमें होनी है। तो इसलिए ये इस फेज में कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती थी ऊपर से। तो इसलिए पहले साइंटिस्ट का मानना था कि ये कौन सा फेज होता है, ये रेस्टिंग पीरियड होता है सेल का। और एम फेज होता है, डिवीजन फेज होता है, मतलब सेल डिवाइड करते हैं, इसमें सेल की ग्रोथ दिखती थी, एक सेल से दो सेल बनती थी, इसलिए इसको डिवीजन फेज और इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता था। लेकिन बाद में चल के क्लियर हुआ कि एक्चुअली में क्या है, इंटरफेज ही सबसे एक्टिव फेज होता है। एक्टिव पीरियड जो होता है वो इंटरफेज ही होता है। इसी इंटरफेज में ही सारी प्रोसेस होनी होती है, ढेर सारी जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सब इसी में बनेंगी, इसी में रेप्लिकेट होंगी। तो सबसे पहले हम इसी की स्टडी करेंगे, किसकी, इंटरफेज की स्टडी करते हैं। दो पार्ट में बढ़ गया, इंटरफेज, एम फेज। एम फेज को हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं इंटरफेज क्या होती है। तो इंटरफेज को भी फिर तीन भागों में बांटा गया, G1, S एंड G2। G1 मीन्स हुआ गैप वन फेज, S मीन्स सिंथेटिक फेज, G2 मीन्स गैप टू फेज। ये इंटरफेज भी तीन भागों में फिर बट गई। अब ये आपको डायग्रामेटिक दिख रहा होगा, सेल साइकिल होता क्या है, ये पूरी एक सेल साइकिल है ना। एक सेल यहाँ पे है, सेल ये डिप्लॉयड होगी, जो भी होगी डिप्लॉयड सेल यहाँ पे है 2n। ये पूरा ये पीरियड अपना पूरा करके यहाँ से एक से क्या बनेगी, दो बन जाएगी यहाँ पे। तो ये पूरा जो साइकिल कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, इस सेल का सेल साइकिल कहलाएगा। तो सेल साइकिल कितने भाग में फिर बटी, ये पूरा जो फेज है इतना आपको दिख रहा है ये इंटरफेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा फेज इंटरफेज है। और ये थोड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है ये एम फेज है। एम फेज मीन्स डिवीजन फेज। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है सेल का, इतनी जो प्रोसेस ये तय करेगी, ये सब क्या होगा, ये प्रिपरेटरी फेज होगा। इसमें बस इसकी तैयारी होगी कि सेल इसमें डिवाइड करनी है, तो इतनी तैयारियां इसको करनी है। ये इतनी तैयारी कर लेगी तो फिर यहाँ आके सेल डिवाइड हो जाएगी। ये 5 फेज में फिर बटा होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम ये इंटरफेज का डिस्कशन करेंगे, इंटरफेज में क्या क्या होना है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो सेल में सेल साइकिल के ये जो 4 भाग हैं, G1, S, G2 और एम फेज, इसको किसने खोजा था, इसने पता लगाया था हॉवर्ड एंड पिक ने इन 1953 में इसकी डिस्कवरी की थी इन्होंने, कि सेल साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस, G1 गैप 1, S सिंथेटिक फेज, G2 गैप 2 फेज, M डिवाइडिंग फेज। ये 4 स्टेजेज होती हैं सेल साइकिल में। ये खोजा था हॉवर्ड एंड पिक ने इन 1953 में।
अब बात करते हैं जीवन फेज में। जनरली देख लेते हैं क्या होता होगा, एस में क्या होता है और G2 में। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे इंटरफेज क्या होता है। तो जीवन में होता है, ये भी प्रिपरेटरी फेज होता है और ये G2 भी प्रिपरेटरी फेज होता है। एस जो होता है इसको कहते हैं सिंथेटिक फेज। इसमें जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है एस फेज में। पहले इसकी बात करते हैं। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है। अब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता क्यों, पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46 होते हैं। 46 हुए। ये एक सेल से दो डॉटर सेल जब बनेगी, एक सेल साइकिल पूरी होगी और दो डॉटर सेल बनेगी, तो क्या इसका हाफ इसमें जाएगा और इसका हाफ इसमें जाएगा? नहीं, इसमें भी 46 जाएंगे और इसमें भी 46 जाएंगे। अगर ऐसे समझिए, मेरे पास दो पेज है, किसी भी इंफॉर्मेशन का दो पेज है, दो स्टूडेंट को मुझे देना है, तो मैं फाड़ के दोनों को अलग अलग तो दूंगी नहीं। तो क्या करेंगे हम उसको फोटोकॉपी करा के दोनों को इक्वल देंगे, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन दोनों के पास पहुंचे। तो सेम वही प्रोसेस इसमें होता है कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन दोनों में पहुंचनी है इक्वल पार्ट में। इसलिए पहले इसको क्या करना है, इसकी फोटोकॉपी करनी है। पहले इस फोटोकॉपी मीन्स इसको रेप्लिकेट होना होगा, इसका डबल होना होगा इसको, तब ये दो पार्ट में जब बटेगा तो दोनों में इक्वल शेयर होगा। ठीक, तो एस फेज जो होता है वो सिंथेटिक मीन्स इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और प्रोटीन की भी, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी इसी में होती है। सेंट्रियोल का भी डिवीजन इसी में होता है, यह भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसमें मेनली आप समझिए कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। डीएनए 1 से 2 कॉपी में बनेगा, मीन्स 46 है तो उसका डबल बनेगा। और तो ये वाला फेज जो हुआ डीएनए रेप्लिकेशन का हुआ, इससे पहले, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन का फेज है तो इससे पहले ये वाला जो फेज है, ये डीएनए बनने में, फिर डीएनए रेप्लिकेट होने में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी और जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ें बनेंगी इस फेज में। इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज, गैप 1 फेज कहा जाता है। कि गैप 1 में क्या होता है, इस एस फेज के लिए ये तैयारी करता है, ये तैयारी का फेज है। तो इसमें सारी तैयारियां होंगी, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट डीएनए रेप्लिकेशन में होगी वो चीज़ें इसमें सिंथेसिस होंगी या बनेंगी। बनने के बाद इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा। फिर आता है गैप 2, ये भी प्रिपरेटरी फेज माना जाता है। इसके लिए एम फेज के लिए ये 4 फेजेज हैं, एक प्रिपरेटरी है, एक सिंथेटिक, फिर एक प्रिपरेटरी और एक डिवीजन। तो पहला वाला प्रिपरेशन यहाँ पे हो गया डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, फिर दूसरा प्रिपरेशन होगा यहाँ सेल डिवाइड करने वाली है, तो इसके लिए जो जो जरूरतें होंगी इस फेज में वो उन चीज़ों की प्रिपरेशन होगी। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं जीवन फेज में क्या होता है। जीवन फेज में क्या होगा, एस फेज के लिए यहाँ पे तैयारियां शुरू होंगी। सबसे पहले जीवन फेज में होता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होती है। जितनी प्रोटीन बनती रहती है उससे ज़्यादा प्रोटीन बनने लगती है। अब प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होगी, प्रोटीन मेनली हमको एंजाइम की ज़रूरत होती है। एंजाइम भी तो प्रोटीन ही होता है, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। तो अब एंजाइम कौन कहाँ रिक्वायर होते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए रेप्लिकेशन भी हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, एक दिन उसका वीडियो भी बनाएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है जनरली एक डीएनए से 2 कॉपी का, डीएनए का 2 कॉपी बनना, ये रेप्लिकेशन कहलाता है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनने के प्रोसेस में ढेर सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे 1 से 2 कॉपी बनती है उसकी। तो वो एंजाइम जैसे होता है हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, लाइगेज, ये सारे एंजाइम होते हैं। वो जब हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो एंजाइम अब रेप्लिकेशन में जिन जिन एंजाइम की जरूरत होगी वो एंजाइम किसमें बनेंगे, इस जीवन फेज में बनेंगे। तो यही है, वो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है इंक्रीज होगी, सबसे पहला नंबर। दूसरा क्या होगा, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज। अब ये प्रोटीन बनना है तो अगर आपको अब फिर पता हो कि आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज, जब आरएनए, तीनों टाइप के आरएनए प्रेजेंट होंगे, आरआरएनए, एसआरएनए, टीआरएनए, तभी जाके प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए तीनों टाइप के आरएनए की जरूरत होगी, तो आरएनए सिंथेसिस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तीसरी चीज, इन सब चीज़ों के लिए जितनी भी चीज़ें बन रही हैं आगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी सबसे मोस्ट जरूरी चीज़ क्या है, एटीपी। एटीपी की सिंथेसिस भी इंक्रीज होगी कि कोई भी काम होना है तो उसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो एटीपी की सिंथेसिस भी यहाँ इंक्रीज होगी। फिर चौथी चीज़ आती है रॉ मटेरियल। अब यहाँ डीएनए बनना है, डीएनए का फॉर्मेशन इसमें होना है और डीएनए रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम तो बन गया, आरएनए भी बन गया, एंजाइम बनने के लिए आरएनए बन गया, और ये प्रोसेस होने के लिए एटीपी की जरूरत थी तो एटीपी भी बन गई। लेकिन डीएनए का फॉर्मेशन के लिए जो रॉ मटेरियल मींस डीएनए किन किन चीज़ों से मिलके बना है, वो उन चीज़ों की भी तो सिंथेसिस होनी है। तो शायद आपको पता हो डीएनए के फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। पहला होता है फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, और तीसरा आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तो वो जो रॉ मटेरियल जिनसे डीएनए का फॉर्मेशन होना है वो तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इसमें सिंथेसाइज होती हैं जीवन फेज में। अब जब इतनी चीज़ें इस जीवन फेज में बनेंगी, ये सारी चीज़ें सब सिंथेसाइज होंगी, तो
जाहिर सी बात है कि सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा या सेल की ग्रोथ होगी। तो जीवन फेज में क्या होता है, सेल का साइज जो क्या होता है, इंक्रीज होता है ढेर सारी नई नई चीज़ों के बनने के कारण। अब आ जाते हैं सेकेंड फेज, एस फेज। एस फेज क्या होता है, एस फेज मीन्स सिंथेटिक फेज। एस फेज मीन्स होता है सिंथेटिक फेज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर डीएनए, अब डीएनए बनेगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, सेंट्रियोल डिवाइड होगा और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। डीएनए, इन सब चीज़ों के, डीएनए के बनने के लिए सारी चीज़ें जीवन फेज में बन चुकी हैं पहले से ही। अब डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा, एंजाइम आएंगे, वो डीएनए को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, एक डीएनए से 2 कॉपी बन जाएगी। फिर सेंट्रियोल डिवाइड होगा। अब ये अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ही इसमें सेंट्रियोल डिवाइड होगा एस फेज में। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो प्लांट सेल में जो डिवाइडेशन होता है, सेल का क्रोमोसोम तो 2 भागों में टूटते हैं, तो वो सेल वॉल की सहायता से टूटते हैं, उसका हम अलग से बताएंगे आपको। एनिमल सेल में सेंट्रियोल डिवाइड होगा। सेंट्रियोल डिवाइड होकर दोनों इक्वेटोरियल प्लेट से दोनों अलग अलग पोल पे जाता है और किसको खींचता है, क्रोमोसोम को दोनों अलग अलग पोल पे खींच के अलग अलग भाग में तोड़ता है। तो सेंट्रियोल का डिवाइडेशन भी किसमें होगा, इसी एस फेज में ही होगा। और हिस्टोन प्रोटीन भी इसी एस फेज में सिंथेसाइज होगी। हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए मिलकर फिर पैकेजिंग होती है जब डीएनए की, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है G2 फेज। G2 फेज क्या होता है, मैंने बताया M फेज के लिए प्रिपरेटरी फेज है G2 फेज। M फेज मीन्स डिवीजन फेज, सेल का डिवीजन होना है, उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो G2 फेज में बनेंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करेगी। अब M फेज में जितनी प्रोटीन की जरूरत होगी वो सब किस में बनेंगी, G2 फेज में बनेंगी। तो कौन कौन से प्रोटीन की जरूरत होगी, सबसे पहले स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में जो रिक्वायर प्रोटीन होती है वो होती है ट्यूबुलर प्रोटीन। तो ट्यूबुलर प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज होगी। दूसरा होता है, इसमें नए नए सेल ऑर्गेनेल बनेंगे। सेल डिवाइड होगी तो दोनों में बराबर बराबर ऑर्गेनेल जाएंगे ना, तो नए नए ऑर्गेनेल बनेंगे तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन भी रिक्वायर होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन इस G2 फेज में होगा। अब ये दोनों चीजें तो बन गई, और इन दोनों चीज़ों के बनने के लिए और फर्दर सेल डिवीजन होने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, बेसिकली एब्सोल्यूट होगी। क्योंकि एक क्रोमोसोम के स्प्लिटिंग के लिए, एक क्रोमोसोम, जैसे ये क्रोमोसोम जब टूट के एक दूसरे पोल पे जाके हटेगा, अलग होगा, तो एक क्रोमोसोम के टूटने के लिए 30 एटीपी की जरूरत होती है। एक क्रोमोसोम के टूटने के लिए 30 एटीपी की जरूरत होती है। तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेल में 46 क्रोमोसोम टूटेंगे तो कितने एटीपी की जरूरत होगी, 30 × 46 कर लेंगे तो निकल आएगा कितने एटीपी की जरूरत यहाँ पे होगी। तो ढेर सारी एटीपी भी यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ प्रोटीन बननी है तो जाहिर सी बात आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज होगी, तीनों टाइप के आरएनए की जरूरत बनेगी प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो क्या क्या यहाँ पे जरूरत हुई, प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी और आरएनए, ये चीज़ें जब यहाँ पे पहले से बन के प्रिपेयर रहेंगी तब आएगा अगला एम फेज। एम फेज में फिर सेल क्या होगी, 5 फेजेस में ये एम फेज भी पूरा होगा और सेल क्या होगी, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होगी। अब फिर डिपेंड करेगा ये सेल जो एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हुई है, ये सेल फर्दर डिवीजन के लिए जाएगी। यहाँ से ये जो पूरा फेज ये पूरा कर ली सेल, तो यहाँ से 1 से ये 2 बन गई। तो अब ये दोनों सेल फिर क्या करेंगे, ये आगे इसको डिवाइडेशन के लिए जाना है या फिर किसी पर्टिकुलर, इसको कोई पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगी, फिर ये डिवाइडेशन के लिए नहीं जाएगी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सी वैल्यू क्या होता है और चेक पॉइंट क्या होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार समरी देख लेते हैं आज जो पढ़ा है। तो सेल साइकिल के 2 स्टेप, इंटरफेज और एम फेज। तो आज हमने पढ़ा इंटरफेज। इंटरफेज में 3 फेजेज होते हैं, 4 फेजेज होते हैं, G1, S, G2 और एम फेज। एम फेज तो अलग हुआ, इंटरफेज में 3 फेजेज हुए, G1, S एंड G2। G1 में क्या हुआ, S में जो चीज़ें बननी है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, प्रोटीन का बनना है, तो उनके लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं ये प्रिपेयर होंगी G1 फेज में। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। फिर G2 फेज में क्या होगा, एम फेज के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, डिवीजन के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो बनेगी G2 फेज में, और तब वो सेल जाएगी एम फेज में। यहाँ वो सेल डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होने के बाद फिर बनेगी 1 से 2 सेल। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा।